पृष्ठभूमि से निकल वो भी मंचासीन होंगे। जो आगे दूसरा जी ठीक है विजय शर्मा और हम लोग विषय है और वक्ताओं को सुनने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इस कार्यक्रम के मुख्य भक्ति के योग्य नहीं हूँ, फिर भी एक लंबा न्यायिक सेवा का अनुभव मेरे पास है, तो मैं उसे आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। हमारे समाज में अनियंत्रित अपराध का बढ़ना हमारे समाज के सभ्य होने का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम लोग अपराधों के नियंत्रण पर विचार करते समय कानूनों में संशोधन, बेहतर पुलिस व्यवस्था, त्वरित एवं समुचित अनुसंधान तथा न्यायिक सुधारों की बात करते हैं। आमजन की मनोदशा को परिवर्तित कर अपराध के नियंत्रण का विषय सामान्य रूप से उपेक्षित नहीं रहता है। इसलिए सर्वप्रथम तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने चर्चा हेतु एक ऐसा विषय चुना है जो सामान्य रूप से अपराधों के संबंध में हमारे विपक्ष से उपस्थित है। विषय को समझने के लिए अपराध और संस्कृति को समझना आवश्यक है। अपराध ऐसे कृत्य या लोग हैं जो विधि द्वारा बेहतरीन बनाए गए हैं। अपराध के कुछ प्रमुख कारण जो चिन्हित किए गए वे हैं गरीबी, अशिक्षा, असमानता, मनोवैज्ञानिक विकृति एवं सामाजिक तथा राजनीतिक कारण। संस्कृति किसी समाज में गहराई पर प्राप्त गुणों का समग्र स्वरूप है जो उस समाज के सोचने, विचारने एवं कार्य करने में अंतर्निहित होता है। किसी भी देश की संस्कृति उस देश के सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं एवं ज्ञान को दर्शाती है। भारतीय समाज में भी कुछ ऐसे मानव सिद्धांत हैं जो हमारी विचार पद्धति एवं कार्य पद्धति को प्रभावित करते हैं तथा नियंत्रित करते हैं। वर्तमान दंडिक विधियां अपराध पश्चात कभी को दंडित किए जाने एवं पीड़ित को सहायता पहुँचाने पर सीमित है। हम यदि अपनी भारतीय सांस्कृतिक जड़ों को देखें, यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपनी संस्कृति के मानव सिद्धांत के पालन मात्र से अपराध के कारणों को भी समाप्त या सीमित कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति एक मिली जुली संस्कृति है जिसमें सभी जातीय, भाषाई, क्षेत्रीय एवं धार्मिक समूहों का योगदान है। आज हम उन्हीं दृष्टांतों को उद्धृत करेंगे जो हमारे वर्तमान विषय पर विचार हेतु सुसंगत है, भले ही वे हमारे किसी एक भाषाई या धार्मिक धारा से आते हैं के रूप में देखने की शिक्षा होता है। मेरा दृढ़ मत है कि ऐसे सिद्धांत से आबद्ध व्यक्ति कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उसकी जातीय, भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक या अन्य मान्यताओं के कारण कोई अपराध या अन्य आपत्तिजनक कृत्य नहीं कर सकता है। इस क्रम में मनुस्मृति का श्लोक यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते अन्ते तत्र देवता भी उल्लेखनीय है, जो हमारे देश की आदि जनसंख्या के प्रति समाज के आदर भाव को पूरी प्रभावशीलता से व्यक्त करता है। इस श्लोक पर निष्ठा रखने वाला कोई व्यक्ति किसी स्त्री के प्रति कोई आपराधिक या आपत्तिजनक कृत्य करेगा, यह सहज रूप से स्वीकार की जाने वाली बात नहीं होती। रामचरितमानस की चौपाई परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अजमाई हमारी संस्कृति की पहचान है। यदि इस चौपाई पर विचार किया जाए तो सभी की भलाई और वृद्धि हमारी संस्कृति का मूल विचार है। किसी के अहित को कृत्य माना गया है। रामचरितमानस की अन्य चौपाई सब कर ही परस्पर प्रीति जन ही सुधर हमारी संस्कृति की सोच को दर्शाता है। यह चौपाई कामराज की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहती है कि समाज में सभी व्यक्तियों को आपस में प्रेम रखना चाहिए और अपने धर्म एवं परंपरा अनुसार आचरण करना चाहिए।
रामचरितमानस की ही अन्य चौपाई काम क्रोध मद लोग सब नाम रख के पंथ समाज को शिक्षा देने वाला विचार है, जिसमें काम क्रोध मद और लोग सभी को नरक की ओर ले जाने वाले रास्ते बताए गए हैं और इससे बचने की सलाह दी गई। समय सीमा को देखते हुए यदि हम उपरोक्त कुछ दृष्टांतों तक भी स्वयं को सीमित रखें तो भी हमारी भारतीय संस्कृति की मूलधारा को वो लेकर प्रकट करने में सक्षम है। एक ऐसी संस्कृति जहाँ आपस में प्यार, सभी की भलाई, नारी का सम्मान और संसार मात्र को एक कुटुंब के रूप में देखने की परंपरा है, वहाँ अपराधों का घटित होना एवं निरंतर बढ़ना आश्चर्यजनक है। ऐसी उदास संस्कृति का वारिस होने के बाद भी यदि हमारा समाज अपराध से पीड़ित है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे समाज की सोच में आया परिवर्तन एवं हमारी कथन और करनी में अंतर है। जैसा कि गोस्वामी को इस काल से किया है पर कुशल बहुदेवी ये नहीं बेहतर नगरी अर्थात देश देने में कुशल तो बहुत से लोग हैं, परंतु आचरण और डालने वाले कम है। बहुत पुरानी बात नहीं है, जब हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी कर नौकरी में आए थे उस समय किसी व्यक्ति का सम्मान उसके धन बंगला या गाड़ी से नहीं बल्कि उसके कार्य आचरण एवं व्यवहार से होता है। शिक्षक चिकित्सक गण को पैदल या साइकिल से आता हुआ देखकर अच्छे अच्छे लोग अपने स्कूटर मोटरसाइकिल और कार देते थे और उनका आशीर्वाद देते थे। हम लोग न्यायाधीश बनने के बाद एसओजी टाइप के मकानों में रहने और स्कूटर से चलने के बावजूद हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहते थे, क्योंकि समाज में हम लोगों का अन्य किसी भी व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों से, अधिकारियों और कर्मचारियों से अधिक सम्मान प्राप्त होता है। लोगों की सोच एवं प्राथमिकताएं बदलती नहीं, समाज में लोगों का सम्मान उसकी वेशभूषा, गाड़ी और वाहनों के आधार के आधार पर होने लगा। इसलिए अधिकांश लोग अपने मार्ग से भटकने लगे। शिक्षकगण ने कोचिंग व्यवसाय प्रारंभ कर दिया, चिकित्सकगण दैनिक चिकित्सकों से जुड़ गए। न्यायालयों में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की बात सच बोलने की प्रथा बीते समय की बात हो गई। हमारी कथनी और करनी बढ़ता चला गया। हम सभी दूसरों से तो अपेक्षा करते हैं कि वे अपना काम ईमानदारी से करें। व्यापारीगण अधिकारियों से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें ईमानदार होना चाहिए। निर्माण कार्य का ठेका लेने वाला व्यक्ति इंजीनियर से अपेक्षा करता है कि उसे ईमानदार होना चाहिए। इंजीनियर अपने अधिकारियों और मंत्रियों से अपेक्षा करता है कि उन्हें ईमानदार होना चाहिए। इसी प्रकार लगभग सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी दूसरे विभाग के अधिकारी और कर्मचारीगण से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। तो कोई भी स्वयं से अपने ईमानदार होने की अपेक्षा नहीं करता। अतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न से चलता है कि किस प्रकार हम अपनी सामाजिक मान्यताओं और कार्य व्यवहार को देखने वाले अंतर को बांट सकते हैं। लोगों को अपनी जड़ों से जोड़कर अपराधों के नियंत्रण में निम्नलिखित संस्थाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने सबसे महत्व परिवार को दिया है। परिवार ऐसी प्राथमिक इकाई है जहाँ व्यक्ति अपनी प्रारंभिक शिक्षा और विचार पद्धति को प्रारंभ करता है। माता एवं अन्य वरिष्ठ सदस्य अपने बच्चों में हमारी सांस्कृतिक विरासत से युक्त ऐसे संस्कार तथा सोच के बीज डाल सकते हैं जो उन्हें भविष्य में एक संवेदनशील तथा सभ्य नागरिक बना सकें, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति निष्ठावान हो। हमें अपने बच्चों को उपदेश देकर सीख देने की बजाय अपने स्वयं के कार्य व्यवहार और आचरण में सुधार कर अपने स्वयं के माध्यम से उनके भीतर अच्छे संस्कार डालकर उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहिए। शिक्षण संस्थानों पर भी एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वे छात्र छात्राओं को लौकिक और तकनीकी रूप से शिक्षित करने के अतिरिक्त उन्हें आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी शिक्षित करें तथा उन्हें उनकी सांस्कृतिक जड़ों से परिचित कराकर उस पर चलने के लिए प्रेरित करें। नैतिकता एवं संस्कृति विहीन शिक्षा केवल मशीनों और नैतिक मूल्यों से ही स्त्री और पुरुष का निर्माण कर सकती है, जो अनैतिक एवं आपराधिक कृत्यों की ओर सहज रूप से आकर्षित हो जाते हैं।
अकबर इलाहाबादी ने शिक्षा की इस विडंबना को व्यक्त करते हुए कहा है, तालीम का शोर इतना, तहजीब का बोल इतना, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। अतः हमारे शैक्षिक संस्थानों पर यह गुरुतर दायित्व है कि वे केवल तकनीकी या भौतिक रूप से योग्य व्यक्ति उत्पन्न करने के स्थान पर नैतिक तथा सांस्कृतिक रूप से उन व्यक्तियों का निर्माण करें जो लौकिक तकनीकी शिक्षा में निपुण है। अन्य संस्थान में संचार माध्यम अभी बड़ा योगदान है। पढ़ते अध्यापकों में संचार माध्यमों का योगदान बढ़ते भूमंडलीकरण और सूचना की प्रचुर उपलब्धता में ऐसी सामग्री भी परिपक्व बाल बालिकाओं पहुँच में लाती है जो उन्हें मानसिक रूप से विकृत कर अपराध की ओर अग्रसर कर देती है। ऐसी स्थिति में संचार माध्यमों पर परिवार, राज्य और शैक्षणिक संस्थाओं की सजगता एवं तत्परता ही हमारी युवा पीढ़ी को मानसिक विकृति से बचा सकती है। राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है जिसका दायित्व अपने प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं शहरी विकास है। राज्य एक ऐसा साधन संपन्न निकाय है जो अपने नैतिक एवं भौतिक बल के द्वारा ऐसी समस्त प्रवृत्तियों और आपराधिक प्रवृत्तियों को उत्साहित कर सकता है तो अपराधों के लिए उर्वरक तैयार करती है। वहीं पर एक ऐसी व्यवस्था भी निर्मित कर सकता है जो हमारी सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए एक आधुनिक राज्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। भारतीय समाज एक उदार एवं समावेशी संस्कृति का वारिस है जिसकी समृद्ध परंपराएं पाई हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा यदि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें तथा सच्ची निष्ठा और तत्परता से उसके ऊपर उल्लिखित मान सिद्धांतों का पालन करें तो कोई कारण नहीं कि हम अपने समाज में व्याप्त उन कारणों को समाप्त या कम कर नियंत्रण कर सकें। हमारे आज के कार्यक्रमों की आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि इस तरह के कार्यक्रम करके पूरा विश्वास है कि आप अपने सब में सफल होंगे। आपने मुझे यहाँ बताया लोगों की सोच एवं प्राथमिकताएं बदलती नहीं, समाज में लोगों का सम्मान उसकी वेशभूषा, गाड़ी और वर्गों के आधार के आधार पर होने लगा। इसलिए अधिकांश लोग अपने मार्ग से भटकने लगे। शिक्षक गण ने कोचिंग व्यवसाय प्रारंभ कर दिया, चिकित्सक गण दैनिक चिकित्सकों से जुड़ गए। न्यायालयों में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने के बाद सच बोलने की प्रथा बीते समय की बात हो गई। हमारी कथनी और करनी बढ़ता चला गया। हम सभी दूसरों से तो अपेक्षा करते हैं कि वे अपना काम ईमानदारी से करें। व्यापारी गण अधिकारियों से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें ईमानदार होना चाहिए। निर्माण कार्य का ठेका लेने वाला व्यक्ति इंजीनियर से अपेक्षा करता है कि उसे ईमानदार होना चाहिए। इंजीनियर अपने अधिकारियों और मंत्रियों से अपेक्षा करता है कि उन्हें ईमानदार होना चाहिए। इसी प्रकार लगभग सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी दूसरे विभाग के अधिकारी और कर्मचारीगण से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। तो कोई भी स्वयं से अपने ईमानदार होने की अपेक्षा नहीं करता। अतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न से चलता है कि किस प्रकार हम अपनी सामाजिक मान्यताओं और कार्य व्यवहार में दिखने वाले अंतर को बांट सकते हैं। लोगों को अपनी जड़ों से जोड़कर अपराधों के नियंत्रण में निम्नलिखित संस्थाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने सबसे महत्व परिवार को दिया है। परिवार ऐसी प्राथमिक इकाई है जहाँ व्यक्ति अपनी प्रारंभिक शिक्षा और विचार पद्धति को प्रारंभ करता है। माता एवं अन्य वरिष्ठ सदस्य अपने बच्चों में हमारी सांस्कृतिक विरासत से युक्त ऐसे संस्कार तथा सोच के बीज डाल सकते हैं जो उन्हें भविष्य में एक संवेदनशील तथा सभ्य नागरिक बना सके जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति निष्ठावान हो। हमें अपने बच्चों को उपदेश देकर सीख देने की बजाय अपने स्वयं के कार्य व्यवहार और आचरण में सुधार कर अपने स्वयं के माध्यम से उनके भीतर अच्छे संस्कार डालकर उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहिए। शिक्षण संस्थानों पर भी एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वे छात्र छात्राओं को लौकिक और तकनीकी रूप से शिक्षित करने के अतिरिक्त उन्हें आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी शिक्षित करें
तथा उन्हें उनकी सांस्कृतिक जड़ों से परिचित कराकर उस पर चलने के लिए प्रेरित करें। नैतिकता एवं संस्कृति विहीन शिक्षा केवल मशीनों एवं नैतिक मूल्यों से ही स्त्री और पुरुष का निर्माण कर सकती है, जो अनैतिक एवं आपराधिक कृत्यों की ओर सहज रूप से आकर्षित हो जाते हैं। अकबर इलाहाबादी ने शिक्षा की इस विडंबना को व्यक्त करते हुए कहा है, तालीम का शोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत जो नहीं होती नियत की चलावी है। अतः हमारे शैक्षिक संस्थानों पर यह उत्तरदायित्व है कि वे केवल तकनीकी एवं भौतिक रूप से योग्य व्यक्ति उत्पन्न करने के स्थान पर नैतिक तथा सांस्कृतिक रूप से उन व्यक्तियों का निर्माण करें जो लौकिक एवं तकनीकी शिक्षा में निपुण है। अन्य संस्थान में संचार माध्यम का भी बड़ा योगदान है। पढ़ते पढ़ों में संचार माध्यमों का योगदान बढ़ते भूमंडलीकरण और सूचना की प्रचुर उपलब्धता में ऐसी सामग्री भी परिपक्व बाल बालिकाओं पहुँच में लाती है जो उन्हें मानसिक रूप से विकृत कर अपराध की ओर अग्रसर कर देती है। ऐसी स्थिति में संचार माध्यमों का परिवार, राज्य एवं शैक्षणिक संस्थाओं की सजगता एवं तत्परता ही हमारी युवा पीढ़ी को मानसिक विकृति से बचा सकती है। राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है जिसका दायित्व अपने प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं शैक्षिक विकास है। राज्य एक ऐसा साधन संपन्न निकाय है जो अपने नैतिक एवं भौतिक बल के द्वारा ऐसी समस्त प्रवृत्तियों एवं आपराधिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर सकता है जो अपराधों के लिए उर्वरक तैयार करती है। वहीं पर एक ऐसी व्यवस्था भी निर्मित कर सकता है जो हमारी सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए एक आधुनिक राज्य का समाज का निर्माण कर सकते हैं। भारतीय समाज एक उदार एवं समावेशी संस्कृति का वारिस है जिसकी समृद्ध परंपराएं आ रही हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा यदि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें तथा सच्ची निष्ठा और तत्परता से उसके ऊपर उल्लिखित मान सिद्धांतों का पालन करें तो कोई कारण नहीं कि हम अपने समाज में व्याप्त उन कारणों को समाप्त या कम करें अथवा नियंत्रण कर सकें। हमारे आज के कार्यक्रमों की आप सभी को शुभकामनाएं हैं। इस तरह के कार्यक्रम करके पूरा विश्वास है कि आप अपने सब में सफल होंगे। आपने मुझे यहाँ बताया आज के दिन में इतना ज़्यादा कैसे अच्छा व्यक्ति सर्वप्रथम अपराध है क्या जिसको और अपराध करता क्यों है। तो आध्यात्मिक रूप से जो कहा जाता है, जो सामान्यतः अपराध को हमारे यहाँ प्रारंभ में पाप कहा जाता था, अग कहा जाता था। जब व्यक्ति धीरे धीरे जब नैतिक नहीं मानने लगा तो कानून की जरूरत पड़ने लगी। राजा लोग न्यायाधीश होते थे, फिर धीरे धीरे दूसरे न्यायाधीश होने लगे। तो एक प्रसंग आता है कि ये अपराध रुकेगा कैसे। हमारे दुर्योधन जो था, दुर्योधन कहता था कि जानामि चेत् धर्मं न च विप्रवृत्ति, जानामि चेत् अधर्मं न च निवृत्ति, किमु देवेन हृदयेन नियुक्तस्मिन् च करोमि। कि मैं धर्म भी जानता हूँ, अधर्म भी जानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई देवता ऐसा बैठा हुआ है जो मुझसे पाप करवाता है। क्या ऐसा है क्या? हर पापी, हर अपराध करने वाला कोई ना कोई बहाना करता है। ये प्रश्न गीता में अर्जुन ने भी पूछा भगवान से। अध्याय 3 आप लोग पढ़ेंगे। करें मोह बस नर आगे हम कामनाओं के कारण, वासनाओं के कारण, तृष्णा के कारण अनेकों पाप करते जाते हैं, अपराध करते जाते हैं। अध्याय 2 में भी जाएंगे तो अध्याय के विषय हम दूसरा संदेश हो जाएंगे कि जिस चीज़ का चिंतन करते करते स्थिति ये हो गई कि आज के दिन में हम लोग रिश्ते खत्म हो गए हैं। गाड़ी के आगे जाने पर लोग गोली मार देते हैं, ट्रेन में सीट न मिलने पर तो बात करके खत्म कर देते हैं। ये कमी कहाँ से? हमारी 4 चीज़ें रहेंगी, किसी जन्म में पाप नहीं। जो बच्चे नैतिक, जो प्रारंभ से जब उनको आप सिखाते हो, कोई मच्छर मारने में घबराता है, किसी संस्कार मान के घर बच्चा, और किसी को आदमी मारने में कष्ट नहीं होता। बस संस्कारों का अंतर है, संस्कृति का अंतर है। कि कोई मच्छर मारने के पहले सोचता उड़ जाए,
और कोई आदमियों को भूलने में भी उसको मजा आता है, आतंकवाद करता है, बिना कारण गोलियों से टाँ मार देता है। ये संस्कृति का अंतर है। और राम राज्य चारों ओर विकास है, सब कुछ विकास है, झांसी के अच्छे खासे। और एक दिन ऐसा हुआ कि अमेरिका में आप लोग जानते हो लाइसेंस, हमारे पुलिस वाले भी हैं साहब लोग, वहाँ गन लाइसेंस बहुत ईजी है। और वहाँ क्लास में इसी हाल में बैठे स्कूलों में तर जो है गोलियाँ चलने लगती है। बेचारे सड़क पर गए तब तक भगदड़ मच गई, इतना ज़्यादा डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन। तो क्या आर्थिक विकास के अपराध को रोक पाएगा? हमारे मानस में आता है जो किसी दुनिया में किसी उसके पास नहीं है, जो है सुख संपत्ति सुख सेन सहाय जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई नित्य नूतन सब पालत है जिन प्रतिलाभ में होता है। रावण के पास जितनी चीजें थी संसार के किसी भी सत्ता के पास उतनी चीजें नहीं थी, लेकिन कमी क्या थी? अशांति, जिसको हनुमान जी लंका मंदिर कर सौदा देके चलता अग्नि तत्व ढूंढ रहे थे, अशांति शांति स्वरूप कहते थे, उसी के लिए चुरा करके ले गया था, शांति और शक्ति की स्वरूप। तो विकास से ये अपराध में खत्म होगा। हमें तो अगर अपराध खत्म करना है तो हमें ऐसा शासक चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए भरत की तरह जो कहे ये आपन दारू दीनता सभी कहे समझा देखे बिना रघुवीर पर जी की जमीन है। जब तक हम अध्यात्म की शरण में नहीं जाएंगे, अगर कोई रोगी व्यक्ति इस गर्मी के समय में कोड़ का व्यक्ति कुष्ठ रोगी को पानी पिलाने लगेगा तो कोड़ बांटेगा, वैसे कोई व्यक्ति रोगी हो, अंदर से काम क्रोध लोभ प्रवृत्ति तृष्णा वासना है और उसके बड़े पद पर बताया जाए समाज में सेवा करे, तो वो रोग बांटेगा और वो रोग बांटेगा अपराध के रूप में। तो उसे खत्म करने के लिए हमें विकृति से बचाने के लिए ही भारतीय संस्कृति अपराध की जरूरत है, रोकने के लिए। एक बार रामकृष्ण परमहंस से एक बहुत बड़ा अपराधी अपने पूरे जोश में होश में जो अनेक अपराध मर्डर कर गया, महाराज जी बताओ आप बहुत बड़े महात्मा, मेरी उम्र क्या है? तो महाराज ने मुस्कुराया। महाराज जी ने कहा तेरी उम्र जो है कुल मिला करके 7 दिन है, 7 दिन में तुम जितने पाप करना है, अपराध करना है, मर्डर करना है, बदला लेना है, ले संत के दर्शन अंदर से कब क्या केवल 7 दिन। और 7 दिन जब वो जा करके जब वहाँ गया, 7 दिन में कुछ नहीं केवल डर की मृत्यु का इंतजार करता रहा, कपते हुए न रात की नींद न भोजन न सब। 7 दिन बाद तक बच गए। भगवान विद्या ने कहा कि प्रभु आप संत हो गए कि झूठ बोलते हैं, मैं 7 दिन कभी दिन तो मैं बचा हूँ कि इस बीच में बता तुमने कितने अपराध किए? तो कहा इस बीच में जब हम तो जब हमारे सामने मृत्यु खड़ी थी और लग रहा था कि 7 दिन में मर जाना है, तो हम कैसे अपराध करें? तो क्या भारतीय संस्कृति यही बताती है, ईश्वर और मृत्यु। जो ईश्वर और मृत्यु को सामने रखेगा, महाराज जी ने कहा, विनोबा भावे जी का भी कहना था, जो ईश्वर और मृत्यु को जानेगा हर क्षण वो कभी भी अपराध की ओर प्रवृत्ति नहीं होगा। और इसीलिए इसी चीज का भान हमारे प्रारंभ से बच्चों में संस्कार देने का काम हमारी भारतीय संस्कृति करती है। तो जब हमें अपराध मुक्त होना है तो इस संस्कृति का हमें लेना पड़ेगा। और यही है कि छोटे छोटे भले कार्यक्रम छोटा है। रामकृष्ण परमहंस से एक बहुत बड़ा अपराधी अपने पूरे जोश में होश में जो अनेक अपराध मर्डर कर गया, महाराज जी बताओ आप बहुत बड़े महात्मा, मेरी उम्र क्या है? तो महाराज ने मुस्कुराया। महाराज जी ने कहा तेरी उम्र जो है कुल मिला करके 7 दिन है, 7 दिन में तुम जितने पाप करना है, अपराध करना है, मर्डर करना है, बदला लेना है, ले संत के दर्शन अंदर से कब क्या केवल 7 दिन। और 7 दिन जब वो जा करके जब वहाँ गया, 7 दिन में कुछ नहीं केवल डर की मृत्यु का इंतजार करता रहा, कपते हुए न रात की नींद न भोजन न सब। 7 दिन बाद तक बच गए। भगवान विद्या ने कहा
कि प्रभु आप संत हो गए तो झूठ बोलते हैं, मैं 7 दिन 8 दिन तो मैं बचा हूँ, कि इस बीच में बता तुमने कितने अपराध किए। तो कहा इस बीच में जब हमारे सामने मृत्यु खड़ी थी और लग रहा था कि 7 दिन में मर जाना है, तो हम कैसे अपराध करें। तो कहे भारतीय संस्कृति यही बताती है, ईश्वर और मृत्यु, जो ईश्वर और मृत्यु को सामने रखेगा। महाराज जी ने कहा, विनोबा भावे जी का भी कहना था, जो ईश्वर और मृत्यु को जानेगा हर क्षण, वो कभी भी अपराध की ओर प्रवृत्ति नहीं होगा। और इसीलिए इसी चीज़ का भान हमारे प्रारंभ से बच्चों में संस्कार देने का काम हमारी भारतीय संस्कृति करती है। तो जब हमें अपराध मुक्त होना है तो इस संस्कृति का हमें लेना पड़ेगा। और यही है कि छोटे छोटे भले कार्यक्रम छोटा है, उनको देखकर बड़े स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि आखिर इन्हें रोक कैसे सकते हैं। सभी के मन में ये ख्याल आता है, आधुनिक तकनीक है, कानून में सुधार है और अन्य चीज़ें भी समझ में आती हैं, और ये सब हो रहा है। हमारा कानून बहुत सशक्त है पहले से ही, और दिनों दिन उसको और सशक्त बनाया गया है। 1 जुलाई से जो अभी नए कानून लागू हो रहे हैं तो और सशक्त होगा। तो तकनीकी रूप से भी बहुत सक्षम हैं हम लोग, पहले कुछ नहीं था। हम लोग जिन दिनों सर्विसेज में आए थे तब न तो मोबाइल था, न कोई तकनीक थी, न CCTV था, न और चीज़ें थी, लेकिन तब भी क्राइम पकड़ा जाता था। लेकिन बढ़ते बढ़ते जिस तरह से समाज में सारी आधुनिकता का आना हुआ, हम लोग पाश्चात्यकरण की तरफ चले गए और इधर समाज में अपराध बढ़ते चले गए। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई चाहे इसको माने या न माने, ये सब है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। जब भी आप भारतीय संस्कृति बैक टू, पहले भी कहा गया, बहुत पहले जो है आपको याद होगा सभी को, एक बात आई थी कि वेदों की ओर चलो। तब भी यही बात थी, क्यों चलो? क्योंकि तब भी समाज भटक रहा था, तब भी समाज में बहुत सारी अनैतिकताएं थी, अवैधानिकताएं थी, ये सारी चीज़ थी। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि समाज में अपराध होता क्यों है, अपराध होने का मुख्य कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, लालच, ये हम हमेशा से सुनते आए हैं। उसके अलावा जो एक फैक्टर होता है वो ये होता है कि वो निर्भय हो जाता है, उसको लगता है कि मैं सबसे परे हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन उसके मन से ये सारे जो बनाए वस्तुतः कानून है क्या? कानून वही है जो समाज को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए कुछ नियम हैं, कुछ सांस्कृतिक रूप से हमारे तरफ जो आए, जो हमारी संस्कृति में समाहित हो गए हैं। ऐसे प्रचलित बहुत सारी विधाएं हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा में पहले उपयोग करते थे, वो हमारे समाज ने अडॉप्ट कर ली, उनको एक कानून का रूप दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ हैं, वो जब इंसान को वो सब नियंत्रित करती है, तो वो जब इस नियंत्रण के बाहर जाता है, वो सोचता है कि मैं इससे बाहर ही हूँ। और उसको सोचता कब है? जब उसको क्रोध आता है, उसको लालच होता है। वो क्यों होता है? वो भी होता है 2-3 चीज़ों के कारण। हमारे यहाँ वैसे भी कहा जाता है कि 3 चीज़ों के कारण जो है बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। जब वो अपनी चीज़ों को नैतिकता से पालन करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। बच्चों में अच्छे और बुरे के बीच में अंतर समझना और उनको कर्तव्यों के प्रति सचेत करना अपराधों को रोकने के लिए एक मजबूत आधार हो सकता है। तो ये बात हमें भारतीय संस्कृति ही सिखाती है
माँ बच्चे को यही सिखाती है हमारे यहाँ कि ये बुरा है, ये अच्छा है, यही तो कहते हैं हम लोग। या ये कहते हैं कि जो मर्जी करो, ऐसा तो नहीं है। हम हर जगह यही कहते हैं ये मत करो, ये करो। तो ये एक बहुत जो भारतीय संस्कृति का अंग है। ये हमारे यहाँ तमाम भगवानों की कथाएं जो सुनाई जाती हैं उसमें यही शुरू में जो है शिक्षा के लिए तो गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल में ये कहते हैं कि ये दानव है और ये देव है। तो दानव और देव जो है दो बुरे और अच्छाई के प्रतीक है। तो वो हमेशा से ये रहा, कथाओं के माध्यम से या जो पुराने विचार हैं उनके माध्यम से कई बार समझाने की कोशिश की जाती है हमारे यहाँ बच्चों को। आज भी मेरा मानना ये है कि बचपन से अगर ये बात मन में घर कर जाएगी कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसको तोड़ने से ये होता है, इसको ये होता है, तो वहीं से आदमी, वहीं से मनुष्य की शिक्षा शुरू होती है। वो कहते हैं कि घर जो होता है वो पहला शिक्षालय होता है। तो निश्चित रूप से घर से ही हमें देखना चाहिए। एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता की बहुत आवश्यकता है और ये संवेदनशीलता हमें तभी आएगी जब वो हम ये मानेंगे कि सभी में जो है ईश्वर का वास है। ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ओम ईशा वाशामिदं सर्व यत् किंच किंचिद जगत्सा जगत जगत तेन व्याप्तेन मुरु जो था वो जीने की पद्धति तभी साकार होगी जब हम भारतीय संस्कृति को से निश्चित रूप से उसको आत्मसात करेंगे। हम आत्मसात नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ के दूसरों को कहते भी हमारे यहाँ पर उपदेश कुशल बहुत दे दे, तो वो दूसरों को ही उपदेश देते रहते हैं, लेकिन अपने परिवार में कोई नहीं करता। इसकी शुरुआत हमको निश्चित रूप से अपने परिवार से करना पड़ेगी। इसमें परिवार की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समाज की जो भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो अपराध को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाए। सबको जो है ये कहा गया, जैसा कि A.K. सिंह साहब ने कहा था कि पहले के काल में कोई पुलिस नहीं होती थी, तो लेकिन कुछ नियम कानून तब भी थे। उनको माना जाता था कि ऐसा इन चीज़ों का आप जो है नैतिकता के जो उद्देश्य थे, जो बने हुए थे, जो जिनको मालूम था कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको आप इसको तोड़ोगे तो आपको ये दंड मिलेगा, तब भी होगा, तब भी निर्धारित थे। लेकिन ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो ये कार्य करती थी, तब भी पालन होता था। लेकिन आज सारी संस्थाओं के बावजूद भी पालन नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उस समय के जो समाज था वो बड़ा जागृत था। वो इतना जागृत था कि उसने राजा को ही चैलेंज कर दिया, भगवान को ही चैलेंज कर दिया कि आप तो ये आपके द्वारा ये कृत्य किया गया। अब मैं उस प्रसंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन हुआ तो है क्योंकि समाज जागृत था, समाज जानता था कि उसके लिए जो नियम उसके लिए बनाए गए हैं वो सबके लिए समान है। हम भी जानते हैं कि कानून सबके लिए समान है, लेकिन क्या होता है, हम दूसरों से तो कानून के पालन का उद्देश्य रखते हैं, लेकिन अपने से नहीं रखते। तो समाज को जागृत होना होगा। अपने आसपास होने वाली जो गतिविधियां हैं उनके प्रति हमें जागृत होना होगा। उन्हें नजरअंदाज करने से कोई काम नहीं बनने वाला, या ये कहने से कि ये काम हमारा नहीं है, सिर्फ पुलिस का काम है, इससे भी काम नहीं है। जागृत होकर आपको ये बताना पड़ेगा जो संस्था बनाई गई है उसको कि ये काम हुआ है हमारे यहाँ। तमाम नशे का जहाँ पर सवाल है, यहाँ बहुत ये बड़ा अभी ज्वलंत विषय है यहाँ पर, उसमें समाज की भूमिका बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग नहीं बताएंगे, आपको नहीं पता रहेगा, जब तक वो
तभी हमारी समझ में आता है कि उसकी भयावहता क्या है। वो पूरी की पूरी जनरेशन को बर्बाद करने वाली चीज है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते। एक और आश्चर्यजनक और बहुत शास्त्र सत्य बात है कि घर में अगर आपका बच्चा अगर कोई किसी नशे में है या कोई अपराध कर रहा है तो उसकी जानकारी आपको सबसे आखिरी में होती है, कोई माने या न माने। इसकी जानकारी उसके दोस्तों को, उसके भाइयों को होती है। हम उनसे बात नहीं करते, हमारे पास समय नहीं है, न बच्चों से बात करने का समय है जैसा बात हुई थी, न उनसे बात करने का समय है। तो निश्चित रूप से परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, जो संयुक्त परिवार का लिए हम जो भी संस्थाएं, पुलिस है, दूसरी संस्थाएं हैं, न्यायालय है, वहाँ हम बताएं कि ये अपराध हो रहा है और सशक्त रूप से समाज उसके सब लोग उसमें भागीदार हों बताएं, तब अगर आपका काम होगा। ऐसा तो है ही नहीं कि संस्थाओं को बनाए इसीलिए क्या है कि वो ये काम करें। आखिरी में जो कुछ एक चीज है कि हर एक धर्म और आध्यात्मिकता पर जोर देते हुए विभिन्न धर्मों के उपदेशकों के जो उपदेश हैं उनका संक्षिप्त उल्लेख हमें जगह जगह पर करना चाहिए। जहाँ भी आपको मौका मिले उनका उल्लेख करना चाहिए। वो पर हमको भारतीय संस्कृति का संवाहक बनना पड़ेगा सभी को, पूरे समाज को। आज हमें किसी एक आदमी को करने से कुछ नहीं होने वाला या एक संस्था को, सबको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। अन्यथा एक ये है कि हादसे यूँ होते रहे, तुम हमें और हम तुम्हें घूसते रहे, तो ये होता है। अपना अपना पद संभालते हैं, कभी ऐसे अवसरों पर बुलाए जाते हैं तो अपनी बातें कहते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन ये वस्तुतः सुधारात्मक कार्य निरंतर करते रहते हैं, जिन्हें आप सब किसी न किसी रूप में देखते होंगे। इसी मानस भवन में लगातार महीने में कम से कम 10 दिन कार्यक्रम इन लोगों के होते हैं, जो कहीं न कहीं सामाजिक समरूपता, सामाजिक सजगता, आपसी प्रेम भाव, मानवीय संवेदना, समाज की एकजुटता को कायम रखने की दिशा में प्रयास करने वाले वो सभी कार्यक्रम होते हैं, करने का काम करते हैं। इसके लिए मैं इन लोगों को प्रणाम करता हूं और इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय समाज, तो समाज तो कोई ऐसी चीज होती नहीं जो आपको दिखे, ये सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस। अब एक बच्चा आपके घर से जब बाहर निकलता है तो उसका सोशलाइजेशन होता है। उसका सोशलाइजेशन केवल परिवार में नहीं होता। परिवार में तो माता पिता अच्छा आचरण भी कर रहे हैं, घर में उसको अच्छी बातें भी सिखा रहे हैं, भाई बहन भी सिखा रहे हैं। घर के कंपाउंड के अंदर आपने बहुत अच्छा उसको संस्कार दिया, बहुत अच्छी बातें सिखाई। माता पहली पाठशाला है, उसने भी बहुत अच्छी बातें सुनाई। शनिवार को अगर आप हिंदू हैं तो आपने उनको बैठा कर सुंदरकांड का पाठ किया, रामायण की चौपाइयाँ पढ़ाई, और अगर मुसलमान हैं तो उन्होंने कुरान पढ़ाया और उनकी इबादत कराई। बौद्ध हैं तो उन्होंने भगवान बुद्ध, इसी तरह से जैन हैं तो हमारी हमारा जो समाज है बहुत संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। केवल हिंदू संस्कृति नहीं है, इसमें और बहुत सारी संस्कृतियाँ समाहित हो गई है। जैसा कि हमारे यहाँ बहुत सारी संस्कृतियों में इन्वेट किया, सर्ब, यवन, मुस्लिम, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो इन लोगों के इन्वेडेशन से, इन लोगों के आक्रमण से, इन लोगों के आने के बाद ये कुछ चले गए और कुछ रह गए। हिंदू संस्कृति ने उनको आत्मसात किया और उन्होंने हिंदू संस्कृति को आत्मसात किया। आगे पर लोग मिलते हैं और वो भी उसका सोशलाइजेशन करते हैं। आपका सोशलाइजेशन केवल माता पिता नहीं करते, आपका सोशलाइजेशन होता है वहाँ जहाँ से आप घर से जितना सीख के निकले
तो वो कंटिन्यू रहता है गेट के बाहर से रास्ते पर, ऑटो में, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में। आपके दोस्त आपका सोशलाइजेशन करते हैं, आप क्लास में जाते हैं, वहाँ आपको सिखाया जाता है। फिर आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर आपके साथी होते हैं। आप क्लब में जाते हैं, आप मैच देखने जाते हैं, आप क्लास में जाते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, एंड दैट आर सोशलाइजेशन। अब कानून की बात आती है तो ये तो एक छोटा विषय है। हम लोग यहाँ पर हमारे आदरणीय उदय सिंह जी बैठे हुए हैं, प्रधान साहब बैठे हुए हैं, लक्ष्मी को सुधारने का बहुत कम अवसर वहाँ मिलता है, क्योंकि हमको एक दृष्टिकोण अपना बनाना पड़ता है उस पक्ष के लिए जिस पक्ष के लिए हम न्यायालय में जाते हैं। और जब हम न्यायालय में जाते हैं तो वह पक्ष जिस पक्ष से हम होते हैं उस पक्ष को, अपने दृष्टिकोण को उस पक्ष के बारे में न्यायालय में रखते हैं। बहुत कम गुंजाइश होती है अपराध के नियंत्रण में हमारी उस समय। पर यहाँ पर दो ही हमारे प्रदेश और हमारे देश के न्याय जगत के दो मूर्तियां बैठी हुई। ऐसा विषय है, पुलिस की बात है। अभी कोई शराब पीकर यहाँ से जा रहा है तो ये पकड़ नहीं सकते, कोई रोक नहीं है शराब पीकर जाने से और यहाँ सभा में आने से और यहाँ भाषण देने से। लेकिन जिसने शराब पी लिया है उसके व्यक्तित्व में, उसके बॉडी में वो जो तत्व घूम रहा है, उसमें एक उत्तेजना है, उसके विचारों में एक चीज है, हो सकता है कहीं आक्रामक हो और फिर वो अपराध कर दे, तब पुलिस की भूमिका शुरू होगी। और नशा किए हुए था और इस कारण से उसने अपराध कर दिया, तो मूल में ये है कि वो नशा ना करे, उसकी प्रवृत्ति पर रोक लगे। तो आज मुझे एक छोटा सा विषय ये भी आपके सामने उल्लेख करूँ कि मुझे कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर हमारे ये जो छोटी सी जगह है रीवा, यहाँ के जो विधायक हैं श्री राजेश शुक्ला जी, वो मंत्री भी हैं और बहुत दिनों से वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और रीवा में अखबारों में भी और जो डेटा है उसमें भी नशे की प्रवृत्ति रीवा में बहुत ज़्यादा है और जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें भी नशे का ये कहीं न कहीं कुछ रोल है। कभी भी मैंने नहीं देखा कि यहाँ के 10-5 वो पिता जो देखते हैं कि बच्चे उनके नशे की आदी हो गए हैं, वो जाकर अपने जनप्रतिनिधि से कहें या आईजी साहब से जाकर कहें कि साहब कोरेक्स बंद कराइए, कोरेक्स की फ्री फ्लो ऑफ कोरेक्स ये बंद कराइए, ये रोकिए, इससे बच्चे बर्बाद हो गए। लेकिन मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है और अच्छा लग रहा है कि जो हमारे विधायक हैं अभी यहाँ से वो मुख्यमंत्री भी हैं। अखबार में मैंने पढ़ा कि वो उत्तर प्रदेश गए थे और उत्तर प्रदेश के सीएम से उन्होंने मिलकर अनुरोध किया कि आपके उत्तर प्रदेश से कोरेक्स हमारे यहाँ बात से जा रही है और उससे हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे युवा बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं इसको रोकने के सारे प्रयत्न करूँगा। ये है समाज को रोकने का सच्चा प्रयत्न, ये है संस्कृति और ये है समाज का योगदान उसमें। हम चूंकि अनुशासन के विभाग से हैं और पुलिस से हैं, चूंकि जो विषय है काफ़ी ज्वलंत है और कहीं ना कहीं हम लोगों के क्षेत्र से है और हम लोग जिसमें लगातार काम करते हैं उस क्षेत्र से है, तो ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारा जो समाज है और जो समाज के मार्गदर्शक है दोनों ही इस हॉल में, सदन में उपस्थित हैं। चूँकि विषय वस्तु पे यदि सीधा जाए तो संस्कृति और पुलिस, मैं दो शब्दों को लेता हूँ। जब कोई अपराध घटित होता है तो सबसे पहले हम आरोप लगाते हैं कि पुलिस, हमारे बच्चे कोरेक्स पीते हैं, हमारे समाज का एक व्यक्ति कोरेक्स बेचता है, तीसरा व्यक्ति कोरेक्स बेचते हुए उसको देखता है, लेकिन जब बात बिगड़ती है तो कहते हैं कि पुलिस दोषी है। भला पुलिस कहाँ से दोषी हो जाती है इस विषय में? कहीं पर भी कोई अपराध होता है तो पुलिस के ऊपर बात आती है। हमारे आदरणीय राजेश जी और सुभाष जी इसी विषय को लेकर के आज इस चिंतन की शाला आयोजित किए हैं। क्योंकि हम आज की आधुनिकता के युग में इस तरह से खो गए हैं कि हमें समय ही नहीं कि हम आने वाली संतति को, अपने बच्चों को भी दे सकें कि क्या वो वास्तव में सही दिशा में जा रहे हैं।
हमारे बच्चे दिन भर क्या करते हैं, क्या हम उनका कभी परीक्षण कर पाते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग कर पाते हैं। मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो मैं कभी अपने बच्चों का सतही सुपरविजन के अलावा कभी गंभीरता से नहीं पूछ पाता कि बेटा आज आपने क्या किया। निश्चित तौर पे जब हम अपनी संस्कृति अपने बच्चों पर नहीं देंगे तो फिर दोषी कौन होगा? समाज होगा या पुलिस होगी? हम होंगे, अभिभावक होंगे या पुलिस होगी? मेरा तो सीधा कहना है कि यदि संस्कृति में संस्कार, हमें कौन से संस्कार दिए गए हैं? हम ऋषियों की संतति हैं। ऋषियों की संतति को आगे लेकर के उसका वहन कर रहे हैं। हमें बताया गया है, हम श्री राम के आराधक हैं, वैष्णव हैं। संस्कार, जब संस्कार नहीं देंगे तो सुविचार हम कहां से लाएंगे? हम कैसे उनके अंदर उन विचारों को तिरोहित कर पाएंगे कि क्या अच्छा और क्या बुरा है? यदि सुविचार होंगे तो निश्चित मानिए कि हम अपराध से मुक्त होंगे। जब हम अपराध से मुक्त होंगे तो पुलिस की आवश्यकता कहां होगी? पुलिस एक्ट, पुलिस की अगर परिकल्पना पे जाएं तो पुलिस एक्ट 1861 में लागू हुआ है। क्या इसके पहले समाज में संस्कार नहीं थे? क्या समाज में इतनी ज्यादा अराजकता थी? क्या पुलिस उस समय थी? जब पुलिस की अवधारणा नहीं थी तो क्या समाज में अपराध मुक्त समाज नहीं की परिकल्पना नहीं थी? पुलिस की अवधारणा शुरू होती है 1861 के बाद। मेरा तो मानना यह है कि पुलिस की अवधारणा इसलिए शुरू हुई कि धीरे धीरे एक समय का आदिकाल में जब हमारा मंत्र जाप, अध्यात्म और सामाजिक चिंतन में समय ज्यादा बीतता था, पर्याप्त समय होता था, धीरे धीरे हमारे पास प्रौद्योगिकीकरण आई, नई प्रौद्योगिकी आई, नए उद्योग स्थापित हुए, लोगों के पास काम धंधे बढ़े, धीरे धीरे जनसंख्याएं बढ़ी। फिर क्या होता है? समय का अभाव हुआ। जब समय का अभाव हुआ तो विभिन्न समुदायों का गठन हुआ, विभिन्न समुदायों के साथ साथ प्रशासनिक सिस्टम में बदलाव हुआ। चिंतन का समय ये है, क्या हम अपने बच्चों को सही संस्कार में ले जा रहे हैं? क्या हम बच्चों को यह बताने में सक्षम हैं कि ये सही है और ये मार्ग गलत है? क्या हम बच्चों के गलत में उनके मार्गदर्शक के रूप में भूमिका अदा करने की स्थिति में हैं? कभी नहीं है। हम तो सिर्फ दोषारोपण करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। मेरा अनुरोध है समय सीमा में कि जो ये विषय हुआ है, जो हम जिस चिंतन के लिए यहाँ पे एकत्र हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही बात है कि पुलिस अपराध के घटित होने के लिए है, घटित होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन में काम आती है। जब कोई घटना घटित होती है तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है और पुलिस त्वरित गति से उसका निदान करती है। जब हम आप समाज का कोई भी व्यक्ति संकट में होता है तो पुलिस आपके सहयोग के लिए तत्पर होती है और तत्काल सहायता के लिए खड़ी होती है। जब हमें ज्ञात होता है कि कहीं कोई अपराध घटित होने वाला है, हम उस व्यक्ति को तत्काल अपने कब्जे में लेकर के उसमें शोधन का प्रयोग करते हैं, उसके सुधार का प्रयोग करते हैं और यदि संभव हुआ तो दंडात्मक कार्रवाइयां भी करते हैं। लेकिन तब जब चीजें बिगड़ चुकी होती हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता से बाहर पुलिस का अस्तित्व नहीं है। पहले आध्यात्मिकता है, पहले संस्कार है, पहले सुविचार है और तब जाकर के शोधन है। और शोधन के स्थिति में पुलिस की अवधारणा है और पुलिस की अवधारणा यदि प्रथम में रख देंगे तो संस्कारों को फिर कहा जाएगा। इस मानव को चिंतन करते रहते हैं। आज से 50 वर्ष पहले इस मानव मंडल का गठन किया गया इसीलिए अपराध समाज में नैतिकता विस्तार कैसे हो, इसके लिए मानव मंडल का गठन किया गया। इसके लिए डॉक्टर सज्जन सिंह, स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला जी, सत्यनारायण गुप्ता जी, गुप्ता जी, कई सारे लोगों ने यह संगठन बनाया। तत्कालीन कलेक्टर या संपत रानी थे, उनने चिंता व्यक्त की, सब लोगों को बुलाया, बोले एक बंदा चाहिए। रामायण में चौपाई याद आती है, गाँव की चिंता मन जाती राजा बहुत और उस समस्या की चिंता किसी को नहीं थी, साधु को थी। संपतराम जी ने हम सब लोगों को बुलाया, एक मनोमंडल का गठन हुआ। इसके बाद ये हुआ कि कहाँ ही तो उनने ये जमीन ली, हम लोगों को उपलब्ध कराई और तमाम जनता धीरे धीरे करके वो बना। बाकी के जनों को अपने साथ ये रीवा से लेकर ओरछा, दिल्ली, भोपाल, अयोध्या, वृंदावन कहाँ इसके लिए जागते रहो। हम लोग कहें कि कोई असर नहीं होता तो साथ कहते थे देखिए असर कहीं होगा हो। हम सब लोग सोचते रहे बीज बचाना जरूरी है, संक्रमण काल है, बीज बचाना जरूरी है। नहीं मिलेगा हमारे पास उसके लिए समय नहीं रहता। हम निश्चित रूप से उसके लिए समय निकालें और अपने सिवाने लोगों का सत्संग करें, उनसे हमने निश्चित रूप से इसमें लगाम लगेगा।
प्रधानमंत्री काम किया है। ये बहुत केवल 5 का काम जो है हमारी संस्कृति नहीं तो स्वामी जी इसके वही पाएंगे। अभी तक हमने देखा रीवा शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम किए और ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें रीवा के सभी गणमान्य नागरिक, महिलाएं, भाई बहनें और सभी प्रशासनिक अधिकारी बड़ी भूतपूर्व प्रशंसा किए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, उनके लिए बहुत तालियां बधाई। यदि अपराध को नियंत्रण करना है तो अपने सबसे पहले परिवार से ही करना है। यदि परिवार में महिला शिक्षित हैं, धार्मिक हैं और सामाजिक हैं तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा वो अपने बच्चों को इस तरह से रोकथाम लगाएंगी और उनको शिक्षा देगी और वो आगे चल के अपराधों में जो बच्चों में अपराध बढ़ता जा रहा है वो नियंत्रित होगा। मैं भगवान श्री राम रक्षा स्तोत्रम से प्रभु श्री राम जी को याद करते हुए इसकी शुरुआत करता हूँ। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम अतुल्यम श्री राम नाम वरानने। ऐसा लगता है कि एक बार हमारे प्रभु श्री राम फिर से आ जाए इस भारत भूमि पर। जिधर देखो आज़ादी के बाद से भी हम लेते हैं, सन 47 के बाद से अपराध ही अपराध चारों दिशाओं में व्याप्त है। त्रेता युग में देखें जब हमारा सत्य सनातन धर्म था, प्रभु श्री राम जी के समय तो अपराध नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है यथो राजा तथा प्रजा। कल तक राजनीतिक नेताओं के पास कुछ नहीं था, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। सत्ता आई नहीं, अरबों खरबों कहाँ से आता है? कहाँ से? क्या कहीं से नोट बरसता है? आपके आपराधिक कार्यों से आता है जो सेवा के नाम पर आप करते हैं। यही हाल पूरे राष्ट्र में, पूरे समाज का हो गया है। जब जानते हैं कि जब राजा ही हमारा है तो हम तो पीछे रहें, हम भी अपराध करेंगे, इसलिए घर घर में अपराध पनप रहा है। और उन अबोध जीव जंतु के प्रति जो अपराध हो रहा है, जो अपराध हम कर रहे हैं, जो अपराध औद्योगिक संस्थान कर रहे हैं, जो प्रतिष्ठान कर रहे हैं, उनके लिए कौन सोचेगा? आज हर घर में सबसे पहला बिंदु है, हम प्रधान जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर हमने घर में एक पेड़ लगाया, उसमें अगर एक चिड़िया ने अपना आश्रय बनाया तो उसके प्रति हमारा एक संरक्षण है उसका, कि उसकी मृत्यु न होने पाए। आज और कल समाज में एक भूमिका थी पक्षियों को दाना देने की। आखिर पक्षी किससे कहेंगे? पक्षियों के नियंत्रण के लिए कौन व्यवस्था करेगा? पशुओं के नियंत्रण के लिए तो एक बार है, पशुओं के नियंत्रण के लिए पशु अत्याचार निवारण अधिनियम है, पर आज डॉक्टर पांडे साहब हैं, सिंगरौली में हैं, सिंगरौली की औद्योगिक इकाइयों से माइन वाटर जो निकलता है, उस माइन वाटर से लाखों लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिसका कोई आंकड़ा नहीं है। वास्तव में सारे देश में अपराध की समस्या केवल भारत में नहीं है, अभी सारे वर्ल्ड में, सारे विश्व में आज अपराध की समस्या है। मैं कहना चाहूँगा कि अपराध की दुनिया में अपराध पनपता क्यों है, ये सबसे बड़ी विषय है। साथियों, भारत के लोकतंत्र में अपराध पनपने का सबसे बड़ा जो कारण है वह आर्थिक असमानता, अशिक्षा, लालच, नशा, अंधविश्वास
जो सबसे बड़ी आर्थिक असमानता है वह अपराध को पैदा करने में सबसे बड़ी भूमिका बन रही है। कि आपने भोपाल से चल के हम सबको समय दिया। नवेलकर साहब थे उस समय भी हमने चर्चा किया, निवेदन किया था, तो साहब ने कहा कि 550 किलोमीटर आप ले जाओ। भोपाल से रीवा आने के लिए किसी भी वरिष्ठ पदाधिकारी से बात की जाए तो लगता है कितना दूर पहुंच जाएगा। ये सच भी है, कई बार हम अपने पड़ोस में नहीं जा पाते। रीवा में ही इस कार्यक्रम में जो लोग आए हैं बड़ा कमाल किए हैं। और इसके बाद एडवोकेट सुभाष पांडे जी, इसके बाद हितेंद्र नाथ शर्मा जी, माननीय सुधाकर साहब जो है उनका सम्मान माननीय के सिंह साहब एवं सहयोग करेंगे। ये गणेश जी प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम होता है, ये सुपारी का ही उन्हें मूर्ति सम्मान में प्रस्तुत की जाती है। पवन तिवारी और राजीव शुक्ला भेंट करना चाहते हैं।